हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। मैं रमेश यादव। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण शीर्षक भारत की नदियों के संबंध में। और भारत की नदियों में भी हम हिमालयी नदियों में बातचीत कर रहे हैं आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा सिंधु नदी तंत्र में हमने जो इस तंत्र की प्रमुख नदी रही सिंधु नदी, इसके बारे में हमने प्रमुखता से बातचीत की थी। आइए आज हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और सिंधु नदी तंत्र में जो भी शेष हैं, सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, हम आज उनके बारे में विस्तार में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत की नदियों में भी सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में भी हमने कहा बातचीत करेंगे सिंधु की सहायक नदियां। ध्यान दें साथियों, हमने कल भी आपसे कहा होगा कि सिंधु की सहायक नदियों में जो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, नुब्रा, गिलगित, काबुल, कुर्रम, ये तमाम सारी नदियां हैं। तो आज हम आपसे सिंधु की सहायक नदियों में भी सिंधु नदी में बाएं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, उनके बारे में हम खास तौर पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले एक मानचित्र तैयार करते हैं। आइए देखिएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य का ये मानचित्र होगा। बातचीत करते हैं आपसे। ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, ये जम्मू कश्मीर राज्य का मानचित्र होगा और इस तरह से पीओके वाला यह क्षेत्र होगा। यहाँ से आगे की दिशा में जाएंगे, ये कुछ इस तरह। आइए देखते हैं। ये चलिए, ये आपने देखा, हमने कहा ये जम्मू कश्मीर राज्य का मानचित्र होगा। चूँकि आज की क्लास में हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बात करने जा रहे हैं आपसे सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। उसके पहले एक नज़र देखते हैं, कल जो आपने बातचीत की थी सिंधु नदी के बारे में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि चीन अथवा तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक झील है, और इस झील को आपने मानसरोवर झील की संज्ञा दी होगी। और इसी मानसरोवर झील से आपने देखा होगा कि यहाँ से एक नदी ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहते हुए निकली है, और यहाँ ये दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और इस तरह से ये लद्दाख श्रृंखला के ऊपर जाते हुए वापस लद्दाख श्रृंखला को काट करके ये लद्दाख और जास्कर, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच बहते हुए कुछ इस तरह से पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ से ये इस तरह से बह करके यहाँ से ये तेज़ी के साथ दक्षिण की दिशा में मुड़ करके, और यहाँ से चिल्लास नामक स्थान से ये इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में फिर इस तरह से बहते हुए ये आगे जा कर के यहाँ पर कराची के पूर्व में ये इस तरह के डेल्टाई संरचना बनाते हुए और ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इस नदी को आपने सिंधु नदी की संज्ञा दी थी। ये नदी आपकी सिंधु नदी रही, और इसके बारे में आपने कल देखा था। ये जो आपकी सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील सिंधु नदी की बात करें, चूँकि इस झील का नाम है मानसरोवर, और यही सिंधु नदी इसी मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के
बोखरचू नामक स्थान से निकली, यानी ये वाला जो स्थान है जहाँ से एग्जैक्ट ये सिंधु नदी निकल रही है, इस स्थान को बोखरचू की संज्ञा दी गई है, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही हिस्सा है। तो इस तरह से बोखरचू से निकल करके सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए ये वाला स्थान रहा दमचौक। आपने कल वाली वीडियो में भी देखा होगा। ये दमचौक से प्रवेश करके और इस तरह से यहाँ पर ये जो अगली एक पर्वत श्रेणी रही आपने, जिसका नाम लद्दाख देखा होगा, इस तरह से ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला को काटते हुए लद्दाख और जास्कर, इन दोनों श्रेणियों के बीच ये नदी बहते हुए यहाँ से ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में प्रवेश कर जाती है। आइए देखते हैं ये पीओके की संरचना है। ये कुछ इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका पीओके रहा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रहा या पाक अधिकृत कश्मीर रहा। ये इस वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये पीओके। तो यहाँ तक हमने आपसे कल बातचीत की थी। अच्छा, इसमें एक खास बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यहाँ, इसी सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यहाँ जम्मू कश्मीर का लेह जिला स्थित है। और ये जो सिंधु नदी है भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर के प्रवाहित भी होती है, आगे चल के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और एक खास बात और कि सिंधु नदी भारत की जितनी भी नदियां हैं उन समस्त नदियों में सबसे गहरे गर्त या सबसे गहरे गार्ज, जिसे बुंजी गार्ज की संज्ञा दी गई है यहाँ पर, जिसकी गहराई 5181 मीटर की होगी, बुंजी गार्ज। इस गार्ज का निर्माण करते हुए ये चिल्लास नामक स्थान से नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हमने कहा इस बुंजी गार्ज की जो गहराई है 5181 मीटर की है, जो कि भारत का सबसे गहरा गार्ज है। गार्ज कहाँ से? यहाँ पर गर्त से होगा। गर्त यानी खड्ड से होगा। नदियाँ अपने मार्ग में एक बेहद गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, उन्हें भूगोल की भाषा में गार्ज की संज्ञा दी जाती है। और हमने कहा सिंधु नदी भारत की समस्त नदियों में सर्वाधिक गहरे गर्त, ये सर्वाधिक गहरे गार्ज, बुंजी गार्ज 5181 मीटर का निर्माण करते हुए ये चिल्लास से पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ तक हमने आपसे कल बातचीत की थी। तो आइए हम सबसे पहले झेलम नदी के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। झेलम नदी आप देखेंगे इस तरह से, ये ध्यान दें साथियों, इस नदी से सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न आपका एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। तो आप में से अधिकांश लोगों को शायद आज पहली बार पता चलेगा कि झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपने सिकंदर और भारतीय शासक पोरस का युद्ध पढ़ा होगा, जिसे भारतीय इतिहास में हाइडेस्पीच अथवा बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध रहा, इसी झेलम नदी के किनारे ही जम्मू कश्मीर राज्य में लड़ा गया था, जिसे आज आप भारतीय इतिहास में हाइडेस्पीच अथवा बितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। खैर, हम यहाँ पर झेलम नदी के बारे में आपसे बात करने चल रहे थे। आप देखेंगे इस झेलम नदी से जुड़े हुए सारे फैक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। ये जो झेलम नदी है, आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर राज्य में एक झील है जिसका नाम बेरीनाग झील। ये इस तरह से बेरीनाग लेक कहें अथवा बेरीनाग झील कहें, यहाँ से ये झेलम नदी निकल करके और इस तरह से होते हुए वापस ये वुलर लेक आपने पढ़ा होगा या वुलर झील का आपने नाम पढ़ा होगा। तो ये झेलम नदी वुलर झील में प्रवेश करती है और वुलर झील में प्रवेश करने के उपरांत पुनः ये वुलर झील से निकल करके और इस तरह से बहते हुए ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। पुनः देखें, हमने कहा इस स्थान का नाम ये रहा, ये
वेरीनाग झील है, वेरीनाग झील, और ये जो दूसरी वाली झील है इसे इधर कर रहे हैं, ध्यान दें, इस वाले झील का नाम वुलर झील है। और ये जो झेलम नदी है, इसी नदी का नाम झेलम होगा, इसी नदी का नाम झेलम होगा। और ये झेलम नदी हमने कहा इस वेरीनाग झील से निकल करके, इस वेरीनाग झील से निकल करके ये इस तरह से बहते हुए, ये इस तरह से बहते हुए और वापस ये आपके जम्मू कश्मीर के बुलर लेक में प्रवेश करती है। और बुलर लेक में प्रवेश करने के उपरांत पुनः यह बुलर लेक से निकल करके इस तरह नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। चूँकि हमने आपको पहले बताया ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इधर का ये पीओके वाला है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद पीओके वाले क्षेत्र में इंटर करने के बाद ये यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर ये पहुंचती है। और यहाँ से ये इंडिया और पाक के बीच बॉर्डर पर ही, या भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का ही इस तरह से निर्धारण करते हुए ये मुजफ्फराबाद से यहाँ मीरपुर तक पहुँचती है। यहाँ मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ये झेलम नदी, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी मीरपुर से ये झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पुनः फिर ये हिमाचल प्रदेश से निकल कर के जो आने वाली चिनाब नदी है उसमें ये मिल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो झेलम नदी रही, झेलम नदी की अगर हम बात करें उद्गम की, तो भाई इसका उद्गम वेरीनाग झील से हुआ। और वेरीनाग झील से निकलने के बाद ये जो झेलम नदी है ये वुलर झील में प्रवेश करती है, वुलर झील में प्रवेश करती है। और पुनः ये झेलम नदी वुलर झील से प्रवेश करने के उपरांत ये निकल करके पीओके वाले क्षेत्र में इंटर करती है। और पीओके वाले क्षेत्र में इंटर करने के बाद ये भारत और पाक यानी इंडिया और पाक के ये बॉर्डर पर यानी सीमा पर, भारत और पाक के बिल्कुल ये सीमा पर बहते हुए और मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये मुजफ्फराबाद से ये मीरपुर तक ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए और मीरपुर से पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। और इस तरह से अब ये जो झेलम नदी रही जो कि वेरीनाग लेक से निकली हुई थी, अब ये पाकिस्तान पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में ही अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे झुंग नाम का एक स्थान होगा जहाँ पर ये चिनाब नदी से मिलेगी, तो और एक ख़ास चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे, जो सामान्यतः एग्जामिनर आपका पूछता है वो यही है कि जम्मू कश्मीर राज्य की जो कैपिटल रही है या जो एक बेहद चर्चित शहर रहा श्रीनगर जिसका नाम है, तो श्रीनगर बंधु आप नोटिस करेंगे यहीं पर इसी झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। ये जो श्रीनगर की हम आपसे बात कर रहे हैं ये इसी पर झेलम नदी के किनारे या झेलम नदी के तट पर स्थित है। ये एग्जामिनर आपका कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है। और इसके अतिरिक्त झेलम नदी पर जब आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि तुलबुल और उरी जैसी बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भारत द्वारा इस झेलम नदी पर निर्मित की गई है, जिसका बीच बीच में जो पाकिस्तान द्वारा विरोध भी होता रहता है। खैर ये सब बाद की बातें हैं, इसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो झेलम नदी के बारे में आप पुनः एक बार देखें कि झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से होता है और ये नदी बहते हुए बुलर झील में पहुंच करके पुनः बुलर झील से निकल करके श्रीनगर के बगल से बहते हुए ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में प्रवेश कर जाती है। और पीओके में प्रवेश करने के उपरांत ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा का निर्धारण
ये मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक करते हुए, मीरपुर से ये और पश्चिम बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इस तरह से झेलम नदी अब झुंग नामक स्थान पर पहुंच करके पुनः चिनाब से मिलती है। तो आइए अब हम ये सिंधु की जो अगली प्रमुख सहायक नदी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी आप देख रहे थे झेलम नदी के बारे में, आइए हम अगली बात करते हैं आपसे चिनाब नदी के बारे में। ये चिनाब नदी, ध्यान दें, यह भी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। और चिनाब नदी की एक खास विशेषता ये है कि चिनाब नदी सिंधु की समस्त सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। और यहाँ से भी सेम प्रश्न झेलम के पैटर्न पर ही, जिस तरह से झेलम का पुराना नाम पूछा जाता है उसी तरह से इस चिनाब नदी का भी पुराना नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस चिनाब नदी का पुराना नाम अथवा प्राचीन नाम अस्किनी है। यानी अगर आपसे पूछे अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है तो आपका जवाब चिनाब नदी होना चाहिए। खैर, आइए देखते हैं मानचित्र के माध्यम से चिनाब नदी के बारे में। आपने हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ा होगा, और हिमाचल प्रदेश राज्य में जब हम दर्रों के बारे में बातचीत आपसे किए होंगे तो वहाँ पर हमने बताया होगा कि सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और उसमें भी ये जो बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रे की अवस्थिति कुछ इस कदर है, बड़ा लाचला दर्रे की जो अवस्थिति है या उसकी जो स्थिति है वो कुछ इस कदर से है। और इसी बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से 2 नदियाँ निकलती हैं, और इस एक नदी का नाम चंद्र होता है और दूसरी एक नदी का नाम भागा होता है। वापस देखें, हमने कहा ये बड़ा लाचला दर्रा है, ये बड़ा लाचला दर्रा है। बड़ा लाचला दर्रे के दोनों किनारे से एक ओर से एक नदी चंद्र निकलती है और दूसरी ओर से एक दूसरी नदी भागा निकलती है। और ये चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश का एक स्थान तंडी है, वहाँ तंडी पर ये उस तंडी में मिल करके और इस तरह से इनकी जो संयुक्त धारा है अब ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। यानी चंद्र और भागा ये दोनों नदियाँ मिल करके चिनाब का निर्माण करती हैं। और ये चिनाब नदी इस तरह से बहते हुए ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। और जम्मू कश्मीर राज्य से बहने के बाद, जम्मू कश्मीर राज्य में बहने के बाद इस तरह से बहते हुए यह भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंटर कर जाती है, यानी पीओके वाले क्षेत्र में इंटर कर जाती है। और इसके बाद यहाँ से बहते हुए ये पाकिस्तान में इस झुंग नामक स्थान पर पहुँच जाती है। और यहीं पर ये चिनाब नदी अब इस झेलम नदी से मिल जाती है। इस स्थान का नाम हमने कहा झुंग होगा। और ये जो झुंग है ये पाकिस्तान में स्थित एक स्थान का नाम होगा। पुनः देखें, हम चिनाब नदी के बारे में आपसे बात कर रहे थे। हमने कहा जो चिनाब नदी का उद्गम है, इस नदी के अगर उद्गम की आपसे बातचीत की जाए तो भाई चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचला दर्रा, आपने पढ़ा होगा, बड़ा लाचला दर्रे से होता है। और चिनाब नदी जो है इसका निर्माण चंद्र व भागा, चंद्र प्लस भागा 2 नदियों के मिलने से होता है। और चंद्र और भागा ये जो दोनों नदियां हैं ये कहाँ पर आपस में मिलती हैं तो भाई हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान, तंडी। ये चंद्र और भागा आप देख पा रहे होंगे, चंद्र और भागा ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के इस तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। और यहाँ से इनकी संयुक्त धारा को चिनाब की संज्ञा दी जाती है, जो आगे बहते हुए जम्मू कश्मीर में इंटर कर जाती है। और जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये पीओके वाले क्षेत्र में पहुँचती है। और पीओके वाले क्षेत्र को ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को पार करते हुए ये झुंग नामक स्थान पर पहुँच करके उत्तर से बह करके आने वाली इस झेलम नदी से मिल जाती है। तो ये इस वाली नदी का नाम रहा चिनाब। अभी आपने देखा ये चिनाब नदी रही। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। और चिनाब नदी के बारे में और बातचीत करें आपसे तो ध्यान दें, जब आप विस्तार में पढ़ेंगे तो बाद में हम आपको बताएंगे। यही चिनाब नदी पर इसी जम्मू कश्मीर वाले राज्य में यहाँ पर एक स्थान का नाम रियासी है। रियासी नामक स्थान पर
चलिए इसको लिख दे रहे हैं। इस रियासी नामक स्थान पर भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का ये फॉर्मेशन किया जा रहा है। यानी इसी चिनाब नदी पर ही जम्मू कश्मीर राज्य में रियासी नामक स्थान पर भारत सरकार के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी संभावना है वर्ष 2022 तक वो बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। खैर ये करंट का प्रश्न है, बाद में भी इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपसे बातचीत कर रहे थे चिनाब नदी के बारे में। आपने देखा चिनाब नदी भाई इसका उद्गम बड़ा लाचला दर्रे के पास से होता है। और ये बड़ा लाचला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से दो अलग अलग नदियाँ चंद्र व भागा निकलती हैं। चंद्र और भागा ये दोनों नदियाँ जब हिमाचल प्रदेश के तंडी में नामक स्थान पर परस्पर संगम करती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को चिनाब के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पीओके बहते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। और एक ख़ास बात आप ध्यान देंगे, ये जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में यानी हिमाचल प्रदेश में इस चिनाब नदी को एक अलग नाम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। हमने कहा इस चिनाब नदी को इस हिमाचल प्रदेश राज्य में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चिनाब नदी का निर्माण ही चंद्र और भागा नामक दो अलग अलग नदियों के परस्पर संगम के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आपने देखा कि इस तरह से झेलम और चिनाब ये दो नदियां रहीं, जिसमें हमने आपसे बताया ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी सिंधु की समस्त सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और ये चिनाब नदी जब इस झुंग नामक स्थान पर झेलम से संगम करती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है आगे चिनाब के नाम से ही बहते हुए जाती है। अभी हम वापस फिर बातचीत करेंगे आपसे जब ये ब्यास नदी अभी चिनाब से संगम करेगी। तो इस तरह से झेलम और चिनाब के बारे में आपने देखा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम बातचीत करते हैं, थोड़ा उसे इरेज करना होगा। अगली बात हम करते हैं आपसे रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में तो सिर्फ इसे इरेज करेंगे, बाकी चीज़ें यथाक्रम बनी रहेंगी। अब भाई रावी नदी के बारे में बात करें तो सेम इसी तरह से झेलम और चिनाब के पैटर्न पर जैसे आपने देखा कि ये जो रावी नदी है इसका भी पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है, आपसे प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दें, रावी नदी के दो प्राचीन नाम हैं। इसका नाम कहीं कहीं आपको पुरुषणी देखने को मिल जाएगा, यानी पुरुषणी की बात करें अथवा इरावती की बात करें, इरावती। तो ध्यान देंगे ये पुरुषणी अथवा इरावती अथवा रावी ये तीनों एक ही नदियों के नाम हैं, जिसमें पुरुषणी और इरावती इस रावी नदी के प्राचीन नाम है, पुराने नाम है। अब इस रावी नदी से भी डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहली बात इसके उद्गम को लेकर के, मीन्स रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आइए विद मैप इसे भी देखते हैं। भाई रावी नदी आपने हिमाचल प्रदेश राज्य में, अभी हमने 3 प्रमुख दर्रों के बारे में बातचीत की आपसे, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला दर्रे के समीप से चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है। रोहतांग दर्रा आपने पढ़ा होगा, ये इसी हिमाचल प्रदेश राज्य में यहाँ पर लगभग इस तरह से स्थित है। और इसी ये वाला दर्रा रोहतांग दर्रा होगा। चलिए इसे कहीं इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये दर्रा बड़ा लाचला दर्रा रहा और ये वाला दर्रा रहा रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। खैर, हमने कहा इस रोहतांग दर्रे के समीप से ही रावी नदी का उद्गम होता है। और ये रावी नदी यहाँ से इस तरह से बहते हुए यहाँ से, यानी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए और ये ऊपर की ओर बहते हुए यहाँ से ये पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब राज्य में बहते हुए
पंजाब राज्य में बहते हुए इस तरह से ये पंजाब राज्य में बहते हुए रावी नदी पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में एक स्थान का नाम सराय सिंधु आपने पढ़ा होगा, इस वाले स्थान का नाम है सराय सिंधु। और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल करके ये हिमाचल प्रदेश व पंजाब बहते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में ये बहते हुए आगे सराय सिंधु नामक स्थान पर पहुंच करके ये इधर से बहती हुई ये जो चिनाब नदी आ रही, इस चिनाब नदी में अपना संगम कर लेती है, अपना मुहाना बना लेती है। इस तरह से अब रोहतांग दर्रे से निकलने वाली जो रावी नदी है सराय सिंधु नामक स्थान पर ये चिनाब में विलीन हो जाती है। और इनकी अभी भी ये जो संयुक्त धारा है आगे अभी भी ये चिनाब के नाम से ही बहते हुए जाती है। और ध्यान देंगे कि आगे चूँकि ये धारा अब चिनाब के नाम से बहते हुए जा रही है, इसलिए ये जो रावी नदी होगी यह भी चिनाब की सहायक नदी होगी। और यहाँ बेरीनाग लेक से निकल करके आने वाली जो झेलम नदी है ये भी चिनाब के नाम से ये भी चिनाब की सहायक नदी होगी। खैर इस वाली नदी को आपने नाम दिया, ये रावी नदी रही, रावी नदी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस रावी नदी का उद्गम आपने देखा रोहतांग दर्रा, इस रावी नदी का उद्गम आपने देखा कि इसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। और ये जो रोहतांग दर्रा है आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है कांगड़ा, तो इस रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। और ये नदी कहाँ कौन कौन से राज्य में बहती है, तो भाई ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है। हिमाचल प्रदेश से बहते हुए ये पंजाब पहुंचती है और पंजाब के बाद ध्यान देंगे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। रावी नदी आप नोटिस करेंगे पीओके वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। यहाँ रोहतांग दर्रे से निकल करके यहाँ ऊपर पंजाब का कुछ हिस्सा है कि यहाँ से बहते हुए ये पाकिस्तान प्रवेश कर जा रही है। और आप नोटिस कर पा रहे हैं हमारी बात को, तो यहाँ से ये वाला जो इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसे हमने पीओके की संज्ञा दी है। ये पूरा जो कंप्लीट आप क्षेत्र देख पा रहे हैं ये पूरा पीओके वाला क्षेत्र है। और रावी नदी हमने कहा हिमाचल प्रदेश पंजाब बहते हुए ये पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है, ये पीओके वाले क्षेत्र में इंटर नहीं कर रही है। और रावी नदी भाई कौन से स्थान पर ये चिनाब से मिल रही है, तो उस वाले स्थान का क्या नाम होगा, सराय सिंधु। यानी रावी नदी सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब नदी में ये अपना संगम बना लेती है। और पर्वत श्रेणी की बात करें, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपने पढ़ा होगा, खैर वो सारी चीज़ें उतना यूज़फुल नहीं है। आइए इस रावी नदी के बाद अगली एक और नदी की हम आपसे बातचीत करते हैं, और वो भी एक प्रमुख नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदियों में उसकी भी गणना की जाती है। और यहाँ से भी ज़्यादातर बार प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछता भी है। तो भाई हम चूँकि आपसे चर्चा कर रहे हैं सिंधु की सहायक नदियों में भी सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में, और सिंधु की जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें भी हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमवार नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक आपने झेलम, चिनाब और रावी इन 3 नदियों का अध्ययन कर लिया। आइए अब हम अगली बातचीत आपसे रावी के बाद ब्यास नदी के बारे में करते हैं। और साथियों एक खास बात आपको बता दें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। खैर हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे ब्यास नदी के बारे में। अब आप देखेंगे ये जो ब्यास नदी है इसका उद्गम भी इसी रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। ये जो रोहतांग दर्रा है, ये जो रोहतांग पास है, यही हिमाचल प्रदेश से इस ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। लेकिन रोहतांग दर्रे के दूसरे किनारे से, इस रोहतांग पास के दूसरे किनारे से, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ब्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रे के दूसरी ओर
यहीं पर ब्यास कुंड है और इसी ब्यास कुंड से निकल करके या यहीं इसी ब्यास कुंड से इस रावी नदी का इसी ब्यास नदी का उद्गम होता है और ब्यास नदी ये इस तरह से बहते हुए आखिरकार ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर पहुंचती है। इसे हमने कहा ये वाला स्थान ब्यास कुंड होगा, ब्यास कुंड, जहाँ से ये इस ब्यास नदी का उद्गम हो रहा है और इस ब्यास कुंड से निकल करके ये जो नदी बह रही है, इस नदी की क्या नाम देंगे भाई इसमें आप? ये ब्यास नदी है। यानी इस ब्यास कुंड से ये ब्यास नदी निकल करके बहते हुए यानी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए फाइनली ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और पंजाब राज्य में भी बहते हुए ये कपूरथला आपने पढ़ा होगा, जो कि रेल के डिब्बों की फैक्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध शहर है। तो ये ब्यास नदी पंजाब राज्य में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर पहुंचती है। ये वाला स्थान हरिके होगा और अभी आप देखेंगे कि इसी हरिके नामक स्थान पर यहाँ इस मानसरोवर लेक से निकलने वाली जो एक और नदी होगी सतलज, उस नदी में ये विलीन हो जाती है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये जो ब्यास नदी है भाई, इस ब्यास नदी का भी पुराना नाम पूछा जाता है और उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि भाई इस ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है। तो बिपाशा, बिपाशा इस ब्यास नदी का पुराना नाम है। और इस ब्यास नदी को आपने देखा कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो भाई इसका उद्गम भी इसी रोहतांग दर्रे के समीप से, रोहतांग दर्रा जो कि कांगड़ा जिले में है और कौन से राज्य में आएगा भाई? हिमाचल प्रदेश राज्य में आएगा। तो ब्यास नदी का उद्गम भी ये रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश राज्य से कौन से कुंड से होता है? तो उस कुंड का नाम ब्यास कुंड है। यानी इस ब्यास कुंड से निकल करके जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश से बहते हुए ये कपूरथला पंजाब के कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान पर पहुंचती है। अब ध्यान देंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य के दो बेहद स्वास्थ्यवर्धक शहर हैं। एक का नाम आपने सुना होगा कुल्लू, ध्यान देंगे आप, एक शहर का नाम आपने सुना होगा कुल्लू और दूसरे एक शहर का आपने नाम सुना होगा मनाली। तो ध्यान देंगे ये जो कुल्लू है और ये जो मनाली है, दोनों हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्यवर्धक या पर्यटक स्थल हैं, शहर हैं। ये दोनों जो शहर हैं इसी ब्यास नदी के किनारे स्थित हैं। उम्मीद है आप कुछ समझ पा रहे होंगे। हमने कहा कुल्लू और मनाली जो हिमाचल प्रदेश राज्य के पर्यटक शहर हैं, ये दोनों ब्यास नदी के किनारे स्थित हैं। यहीं कुल्लू और मनाली की स्थिति यहीं पर आएगी। और आइए, अभी तक आपने झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास इन नदियों के बारे में देखा। आइए अब हम आपसे बातचीत करते हैं अगली और एक नदी सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी जो कि सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी होगी। तो आइए इस सतलज नदी के बारे में बातचीत करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उधर की चीज़ें थोड़ा इरेज करेंगे। सतलज नदी के बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो बंधु देखिएगा, सतलज नदी का उद्गम भी उसी स्थान से होता है जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यानी सिंधु नदी का उद्गम आपने देखा कि तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है। तो डेफिनेटली इस सतलज नदी का जो उद्गम है यह भी तिब्बत के मानसरोवर लेक से ही होगा। चलिए, सतलज नदी की हम आपसे बात करने चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी हम इस झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास इन नदियों के हम पुराने नाम के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे, तो साथियों आप ध्यान देंगे कि एग्जामिनर आपसे कई बार सतलज नदी का भी पुराना नाम पूछा है और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सतलज नदी का पुराना नाम क्या है। तो आपके कई साथियों को पता होगा सतलज नदी जो है इसका पुराना नाम सतुद्री है। और एक चीज़ और, ये सतुद्री सतलज का हमने कहा पुराना नाम है, लेकिन चीन अथवा तिब्बत में जहाँ से इस सतलज नदी का उद्गम होता है वहाँ पर इस नदी को लांग चेन खंभा भी कहते हैं। इसका एक और नाम
लांग चेन खंबा, लांग चेन खंबा, ये भी सतलज का ही एक नाम है, जिसे चीन अथवा तिब्बत में इस नाम से सतलज को जाना जाता है। तो आइए हम मानचित्र के माध्यम से सतलज नदी की स्थिति देखते हैं। ये कंप्लीट मानसरोवर लेक है, आप देख पा रहे होंगे। हमने कहा ये बिल्कुल मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील का ये जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है, इसे ही राकसताल की संज्ञा दी जाती है। यानी ये राकसताल है जो कि मानसरोवर झील का ही हिस्सा है, और इसी राकसताल से, इस वाले स्थान से एक सिंधु की प्रमुख सहायक नदी का उद्गम होता है। ये कुछ इस तरह से, जिसे तिब्बत में लांगचेन खंबा की संज्ञा दी जाती है, और ये इसी नदी को भारत में सतलज की संज्ञा दी जाती है। ये सतलज नदी इस तरह से बहते हुए और ये यहाँ भारत की सीमा पर पहुँचती है। साथियों ध्यान देना, यहाँ से एक बेहद खूबसूरत प्रश्न आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। चूँकि यहीं पर हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत का एक बेहद चर्चित पास स्थित है, और एग्जामिनर आपसे कई बार ये पूछा है कि किस पास के माध्यम से अथवा किस दर्रे के माध्यम से या किस दर्रे से हो करके ये जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। तो साथियों ये आपकी सतलज नदी रही, और आप देख पा रहे हैं कि ये सतलज नदी, इस वाले पास का नाम सिपकीला पास है, यानी इस दर्रे का नाम सिपकीला दर्रा है। आप शायद समझ पाएंगे, ये सिपकीला दर्रा, और इसी सिपकीला दर्रे के माध्यम से हो करके ये सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है। और इस तरह से भारत में प्रवेश करने के उपरांत ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में बहते हुए आगे बढ़कर ये पंजाब पहुंचती है, और पंजाब राज्य में भी बहते हुए ये कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर पहुंचकर ब्यास नदी से मिल जाती है। और ये ब्यास और सतलज, इनकी जो संयुक्त धारा है, आगे भी यह सतलज के नाम से बहते हुए पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। और ये सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद और आगे बढ़ते हुए इधर से आने वाली चिनाब नदी से मिल जाती है। इस तरह से ये चिनाब नदी से मिल जाती है, और अब ये जो चिनाब नदी से सतलज नदी मिल जाती है, इसके बाद इस संयुक्त धारा को अब पंचनद की संज्ञा दी जाती है। वापस देखें आप एक बार, हमने कहा राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से सतलज नदी बहते हुए, सतलज नदी पश्चिम की ओर बहते हुए ये सिपकीला दर्रे से होकर के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश राज्य से आगे बहते हुए पंजाब में कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान पर पहुंचकर ये ब्यास नदी से मिलते हुए आगे इस सतलज नदी की जो अब धारा है पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद अब सतलज नदी इधर ऊपर की ओर से बहते हुए आने वाली चिनाब नदी से मिल जाती है। और चिनाब नदी से मिलने के बाद अब यहाँ से इनकी जो संयुक्त धारा है, इसे अब पंचनद की संज्ञा दी जाती है। यानी अभी तक आप देख पा रहे थे कि ये जो धारा थी, कोई भी नदी मिल रही थी उसे चिनाब नदी की संज्ञा दी जा रही थी, लेकिन सतलज नदी के चिनाब में मिल जाने के बाद आगे की जो धारा, ये पंचनद के नाम से इसे जानते हैं। और ये पंचनद जो है आगे, अब ये पाकिस्तान में एक स्थान का नाम आपने पढ़ा होगा, मीठनकोट है, और ऊपर लिख दे रहे हैं, इस मीठनकोट नामक स्थान पर ये पंचनद अब सिंधु में मिल जाती है। इस तरह से ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सब की सब नदियाँ आप देख पा रहे हैं कि मीठनकोट नामक स्थान पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी प्रमुख नदी सिंधु नदी में विलीन हो जा रही हैं। और यहाँ वाले स्थान की बात करें जहाँ पर अभी आपने देखा ब्यास और सतलज ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं, इस वाले स्थान का नाम हरिके है, हरिके। और ये हरिके नामक स्थान पंजाब राज्य में स्थित है। और यहाँ से भी कई बार प्रश्न इसलिए बना है क्योंकि जहाँ ब्यास और सतलज इन दोनों नदियों का संगम है, उसी स्थान के नाम के आधार पर यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, और उस बैराज यानी उस बांध का नाम जो है
हरिके बैराज रखा गया है। और इसी हरिके बैराज से होकर के यहाँ इस वाले क्षेत्र में एक कैनाल निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है, और इस कैनाल यानी इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है और भारत की सबसे लंबी ये नहर प्रणाली है और बहुउद्देशीय परियोजना भी है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ख़ास तौर पर इस नहर से पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान राज्य के जो बेहद रेतीले ज़िले हैं, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, इन रेतीले प्रांतों में भी वर्तमान में ठीक ठाक कृषि की जो फसल है वो उत्पादित की जा रही है। तो ये हरिके नामक स्थान पर एक जो बैराज निर्मित है उसे हरिके बैराज की संज्ञा दी गई और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। खैर, इस तरह से आपने देखा कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी इस राकसताल मानसरोवर लेक से निकल करके सिपकिला दर्रे से इंडिया में इंटर करते हुए हरिके नामक स्थान पर ब्यास में मिलते हुए आगे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और चिनाब से मिलने के बाद इनकी अब संयुक्त धारा पंचनद के नाम से बहते हुए मीठन कोट पहुंच करके ये अब सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। इस तरह से ये सिंधु की जो 5 सहायक नदियां रहीं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके संबंध में आपने बातचीत की। आइए सतलज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपने देखा सतलज नदी की अगर हम बात करें उद्गम की, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है भाई? मानसरोवर लेक से ही, यानी मानसरोवर झील से ही। लेकिन अगर बात करें इस मानसरोवर लेक में भी कौन से ताल से, तो ध्यान देंगे सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील में भी राकस ताल से माना जाता है। और भारत में अगर सतलज नदी के इंटर की बात करें, प्रवेश की बात करें, तो कौन से दर्रे से होता है? सिपकीला दर्रा। और ये सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो भाई ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और सतलज नदी किस स्थान पर ब्यास नदी से मिलती है? तो सतलज और ब्यास, सतलज प्लस ब्यास, ये दोनों नदियां कौन से स्थान पर अपना संगम बना रही हैं? हरिके नामक स्थान पर। हरिके नामक स्थान कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। इस तरह से आपने देखा ये सतलज नदी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और ये सिंधु नदी के जो 5 प्रमुख बाईं ओर से मिलने वाली जो उसकी सहायक नदियाँ, उनके बारे में आपने देखा। आप एक बार चाहें तो बोर्ड पर एक बार नोटिस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं कि ये जो सिंधु नदी है इसका उद्गम मानसरोवर लेक यानी मानसरोवर झील के चेमायंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से होता है। और सिंधु नदी भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और आपने देखा चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है और सिंधु नदी के तट पर ही ये जम्मू कश्मीर का बेहद चर्चित जिला, जो कि भारत का न्यूनतम और शुष्कतम वर्षा वाला स्थान भी है, लेह, इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त झेलम नदी के बारे में आपने देखा, बैरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। बुलर झील से बहते हुए ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा का निर्धारण करते हुए आगे पहुंच करके झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। और ध्यान देंगे ये जम्मू कश्मीर राज्य की जो राजधानी है श्रीनगर, आपने पढ़ा होगा श्रीनगर, ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे, ये आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य में बड़ा लाचला दर्रे के समीप से होता है। बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियां जब हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर परस्पर मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को चिनाब की संज्ञा दी जाती है। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी आगे बहते हुए पीओके वाले सेक्टर में, पीओके वाले क्षेत्र में एंट्री कर जाती है और आगे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और पाकिस्तान में आगे बहते हुए ये झुंग नामक स्थान पर झेलम से मिलती है। अब ब्यास नदी के रावी नदी के बारे में आपने देखा, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से होता है और आगे ये भी सराय सिंधु नामक स्थान पर
चिनाब से मिलती है। ब्यास नदी आपने देखा, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से इसका उद्गम हो रहा है। हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल रही है। सतलज नदी राकस ताल से निकल करके सिपकिला दर्रे से होते हुए इंडिया में इंटर करके हरिके नामक स्थान पर ब्यास से मिल करके और ये चिनाब में मिलती है। और फाइनली इनकी जो संयुक्त धारा पंचनद के नाम से मीठन कोट में जा करके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये आपने देखा सिंधु और उसकी जो मेजर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं, यानी प्रमुख जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हमने आपसे बातचीत की। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। बेशक अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। फिर बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कुछ शेष है। सिंधु नदी की जो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सिंधु नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उनकी चर्चा भी शेष है। और इसके अतिरिक्त एक और भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, सिंधु जल समझौता, जो कि 17 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष रहे तत्कालीन, उनके बीच रावलपिंडी में दस्तखत हुए थे। उस सिंधु जल समझौते के बारे में अभी बातचीत करना शेष है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी शेष हैं, उन सब की हम बातचीत आपसे अगले वाले वीडियो में करेंगे। और फिर फ़िलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए फिर आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिए। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।